अगर उसकी तुलना रंगून साम्राज्य से करे तो उस जैसे दूरदराज और उजाड़ जगह से उसकी तुलना मत करो। दूरदराज और उजाड़ निया को मानना पड़ा। उसका मन सच में ललचा गया। अरे अगर एक दिन उसकी ताकत वापस आ गई तो क्या आप अपने घर लौटेंगे जालिम जी? शायद वह ज्यादा फुर्सत में थी, इसलिए पहली बार उसने जालिम से यूं हल्की फुल्की बातें करनी शुरू कर दी। मैं निश्चित ही लौटूंगा। जालिम की आवाज में एक ऐसा दृढ़ निश्चय झलक रहा था जो निया ने पहले कभी भी महसूस नहीं किया था। निया मुस्कुराई। तो फिर आपके साथी होने के नाते क्या आप मुझे भी साथ ले चलेंगे? उसे उस ऐसो आराम से भरे घर को देखने की बड़ी उत्सुकता थी जो रंगून साम्राज्य को भी दूर दराज और उजाड़ बता सके। ठीक है, भले ही जालिम घुमाने वाला का असली मतलब पूरी तरह न समझ पाए, लेकिन शब्दों से अंदाजा लगा ही लिया था। जब मैं अपना शरीर फिर से हासिल कर लूंगा तब तुम्हें जरूर वहां पर ले जाऊंगा। निया की मुस्कान और चमक उठी। ऐसो आराम वाली जगह चारों की पसंदीदा जगह होती है। जहाँ पर सोना चांदी बिखरा पड़ा हो वहां पर अमीर बनने का मौका अपने आप आ जाता है। इतना समय से उसने अपना शरीर उधार दिया हुआ था, तो अब जब मामला निपट जाएगा तब थोड़ा सा किराया लेना तो बनता है। जालिम को जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह अपने घर में एक चालाक भेड़िया घुसाने वाला है। थोड़ी देर में इस बातचीत के बाद फिर से अपने कुटिल गुरु वाले रूप में लौट आए। जटायु के ठिकाने तक पहुंचने में अभी समय है। तब तक तुम बिना रुके, बिना सोए, बिना आराम किए साधना करनी होगी ताकि तुम्हारी ताकत बढ़े। जिसे सुनकर निया का चेहरा उतर गया। इन दिनों की उसकी प्रगति ठीक ठाक थी, लेकिन छठे दर्जे तक पहुंचना अभी भी दूर था। उसे तो सच में लग रहा था कि जालिम एक दिन उसे मारकर ही छोड़ेगा। यात्रा जारी रही। जालिम के कठोर आदेश के तहत निया ने जैसे तैसे बिना सोए, बिना आराम किए साधना जारी रखी। पूरे 2 दिन और 2 रात गाड़ी के अंदर उसने साधना के अलावा कुछ नहीं किया, बस साधना ही साधना। लावा घाटी में दाखिल हुए 2.5 दिन बीत चुके थे, फिर भी वे जटायु के ठिकाने तक नहीं पहुंचे थे। सच में बहुत ही कठोर था। पूरे 2 दिन और 2 रात उसे पलक झपका कर आराम करने का भी मौका नहीं मिला। और जैसे ही वह जरा सा ढील पड़ती, जालिम की बर्फ जैसी ठंडी आवाज़ उसके कानों में गूंज उठती। वह आवाज़ कानों से नहीं सुनाई दे रही थी, इसलिए कान बंद करने से उसका कोई फायदा नहीं था। हर दिन संत महात्मा जी हर गाड़ी में खाने पीने का सामान भिजवाते और बाकी समय यात्रा जारी रहती। लावा पर्वत पर इतने दिन बिताने के बाद भी निया के पैर जमीन पर ठीक से टिके ही नहीं थे। दिन ढलने से पहले जालिम की अमानवीय प्रशिक्षण के तहत आखिरकार निया की शक्ति छठे दर्जे तक पहुंच गई। छठे दर्जे के बाद उसे अपनी जादुई साधना की दिशा चुननी थी। 3 मार्गों में से एक। विद्वान जादूगर, तांत्रिक या पुरोहित। जालिम सच में एक श्रेष्ठ गुरु थे। उन्होंने तीनों मार्गों की स्थिति को साफ साफ और सीधी भाषा में समझाया। विद्वान जादूगर इन तीनों में सबसे शक्तिशाली आक्रमण शक्ति रखते हैं। बड़ी सेना के बीच भी उनकी भूमिका निर्णायक होती है। एक प्रबल जादुई प्रहार घेराबंदी के भारी हथियारों से भी ज्यादा भयानक विनाश कर सकता है, लेकिन विद्वान जादूगर बेहद नाजुक होते हैं। दूर से वार करने से उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन अगर कोई ताकतवर दुश्मन पास आए तो वे असुरक्षित हो जाते हैं। निया की आंखों की सोच में गहराई उतर आई। वह किस राह को चुने और क्या उसका फैसला आगे चलकर पूरे मंथन ग्रह की किस्मत बदल देगा? अगले अध्याय में उसका चुनाव क्या ऐसा राज खोलेगा जिसमें दानव बिष्ट भी कांप उठेंगे। हर जादुई वार के लिए कुछ समय तक मंत्र उच्चारण करना जरूरी होता था। जितना शक्तिशाली जादू उतना ही लंबा मंत्र। जादूगर को पूरी तरह सुरक्षित माहौल चाहिए होता था, क्योंकि मंत्र बोलते समय उन्हें पूरा ध्यान लगाना पड़ता था, इसलिए वे अपने आप में एक ही वर्ग माने जाते थे। दूर से होने वाली लड़ाइयों में वे राजा जैसे होते थे, लेकिन पास की भिड़ंत में बेहद कमजोर। यही पहला मार्ग था जिसने निया को सबसे पहले ठुकरा दिया। असल मुकाबले में कौन सा दुश्मन जादूगर को आराम से मंत्र पूरा करने देगा? अगर साथ में ताकतवर साथी न हो तो अकेला और नाजुक जादूगर, चाहे सामने वाला उसे नीचे दर्जे का ही क्यों न हो, पास आकर उसे आसानी से खत्म कर सकता। हाँ, कुशल जादूगर कम समय में मंत्र बोलते हैं और अपने अनुभव से वापस आने वाले दुश्मनों को तड़पा तड़पा कर मार देते हैं, लेकिन यह रास्ता निया को मंजूर नहीं था। उसके पास कोई सहारा नहीं था और अपनी साधना के शुरुआती दौर में करीबी भिड़ंत में कमजोर रहना उसे बिल्कुल भी स्वीकार नहीं था। ऊपर से वह पल भर में फैसला लेने की आदी थी। इतनी लंबी झंझट भरी प्रोसेस उसके स्वभाव के खिलाफ थी। दूसरा विकल्प पुरोहित। उसकी आक्रमण शक्ति बेहद कम है, मानो नाम मात्र की, लेकिन प्रवृत्ति से उसका गहरा संबंध होता है। वे नेचर की शक्ति उधार लेना घाव बच सकते हैं, साथ ही उनकी शक्ति से अपने और अपने साथियों को मजबूत कर सकते हैं। हालांकि ये सब कुछ असर समय के लिए होता। पुरोहित जादूगर से भी ज्यादा उसके साथियों पर निर्भर होते हैं। अगर साथ में मजबूत साथी न हो तो अकेला पुरोहित एक मामूली दानी से भी नहीं निपट सकता। इन संसार में पुरोहित आधुनिक समय के वैद्य या चिकित्सक जैसे होते हैं, जैसे कोई एक, बस उनसे कई ज्यादा रहस्यमय और हर काम में थोड़ा सा सक्षम। पूरा विवरण सुनने से पहले निया ने इस मार्ग को मन ही मन खारिज कर दिया। उसे किसी के पीछे खड़े होकर सुरक्षा का आनंद लेने की आदत नहीं थी।
या किसी की छतर छाया में पलने वाली निर्भर प्राणी बनाना चाहती थी। अब केवल एक ही मार्ग मना था, यानी कि तांत्रिक। इस बार जालिम ने सबसे ज्यादा विस्तार में समझाया। मंथन ग्रह पर तांत्रिक एक अजीब और रहस्यमय अस्तित्व माने जाते थे। उनकी सीधी आक्रमण शक्ति जादूगर से कम होती और वे घाव भी नहीं भर सकते, लेकिन वे कई लोगों के लिए उतने लिए डरावना सपने होते। तांत्रिक अजीब सील्स का उपयोग करते हैं। वे किसी को पल भर में गायब नहीं कर सकते, पर चुपचाप उनकी जीवन शक्ति को भीतर ही भीतर खा सकते हैं। उनके श्रापों के लिए मंत्र उच्चारण की जरूरत नहीं होती, बस अपने हाथों से मुद्रा बनाए और श्राप सक्रिय और पलक झपकते ही सामने वाले को कमजोर कर सकते हैं। एक शक्तिशाली जादूगर को भी ऐसा जकड़ सकते हैं कि वे अपना जादू का इस्तेमाल ही न कर सके और फिर उसे दुश्मनों के सामने कूड़े की तरह करने के लिए छोड़ दे। सीधे शब्दों में किसी भी चालक परछाई में खेलने वाले व्यक्ति की पहली पसंद जालिम का विवरण खत्म होती है। निया की आंखों में चमक आ गई। चारों की देवी होने के नाते उसका स्वभाव सामने से टूट पड़ने का नहीं था। वह अंधेरे में छिपकर सही मौके का इंतजार कर एक ही बार में सब कुछ खत्म करने में विश्वास रखती थी। तांत्रिक का मार्ग मानो उसी के लिए बना हो तो तय हो गया। निया ने बिना एक पल गवाए निर्णय ले लिया। वह तांत्रिक का मार्ग चुनेगी, लेकिन जालिम ने शांत स्वर में चेतावनी दी। मंथन ग्रह में बहुत ही कम लोग तांत्रिक का रास्ता चुनते हैं, क्योंकि ज़्यादा लोग उन्हें अत्यंत कपटी और अशुभ मानते हैं। उनकी साधना की विधियाँ लोगों को नीच और घटिया लगती हैं। कोई भी प्रतिष्ठित परिवार नहीं चाहेगा कि उनका सदस्य ऐसा मार्ग अपनाए जिससे परिवार की इज्जत पर दाग लगे। लोग मानते हैं कि सच्चा योद्धा अपने दुश्मन का सामना सामने से ही करता, छिपकर नहीं। निया की आंखों में एक अजीब चमक तैर गई। क्या वह समाज की परवाह करेगी या अपने स्वभाव के मुताबिक अंधेरे की रानी बनेगी? और अगर उसने तांत्रिक का मार्ग चुन लिया तो क्या मंथन ग्रह पर एक नया डर जन्म लेने वाला? अगले अध्याय में उसका फैसला कुछ लोगों के दिल में डर और कुछ के लिए विनाश की आहट बनकर गूंजेगा। सबके द्वारा पूजनीय मानी जाने वाली देवभूमि को तांत्रिकों का अस्तित्व बिल्कुल भी पसंद नहीं था। त्रिसम जादू और शारीरिक साधना के 6 अलग वर्गों में तांत्रिक वर्ग अंधकार के सबसे करीब माना जाता था, और उज्ज्वल देवभूमि किसी भी कथित अशुभ शक्ति के पास जाना स्वीकार नहीं करती थी। सामान्य लोगों की पूर्वाग्रह भरी सोच और देवभूमि के दबाव के कारण मानो पूरे मंथन ग्रह में कोई भी खुले तौर पर तांत्रिक का मार्ग नहीं अपनाता था। अगर कोई होता भी तो वह गली के चूहे की तरह जीता था और सबकी तिरस्कार भरी नजरें सहता था। निया को यह बात समझ नहीं आई, इसका प्रभाव और कारागार मार्ग कैसे पाखंडी लोगों को जुबान से निकलकर घृणित बन गया। घृणित दुनिया में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो बाहर से ऊंचे आदर्शों का मुखौटा पहनते हैं, साफ सुथरी छवि दिखाते हैं और पीछे से गंदे काम करने में जरा भी शर्म नहीं करते। जब दुनिया उन पाखंडियों को स्वीकार कर सकती है तो जादू की एक और शाखा को क्यों नहीं? यह सब इतना हास्यास्पद था कि निया को समझ नहीं आया। हंसे या रोए तो क्या हुआ? अगर लोग उसका विरोध करें क्या हुआ? अगर उन्हें पसंद न हो, मैंने अपना रास्ता चुन लिया, दूसरे लोग उंगली उठाएंगे या नहीं, मुझे इससे कोई परवाह नहीं है। निया ने हल्की हंसी के साथ कहा। वह कभी भी दुनिया की राय के अनुसार नहीं चलने वाली थी। वह वही चुनेगी जिसे वह सही माने और दुनिया की सोच के आगे झुकेगी नहीं। उसे पता था इस दुनिया में किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता, उसे खुद पर ही भरोसा था। आज जो कहा याद रखना, अपने फैसले की जमीन तुम्हें खुद संभालनी होगी। जालिम ने उसे रोका नहीं। निया ने हल्का सा एहसास हुआ वह उसके चुनाव से संतुष्ट था। हालांकि उसने अपना मार्ग तय कर लिया था, लेकिन लावा घाटी जैसी साधारण और कठोर जगह में तांत्रिक की विद्या सीखना लगभग असंभव था। भले ही जालिम रहस्यमय हो, पर यह सोचना कि जिस शरीर में वह निवास कर रहे हैं उसकी मानसिक तांत्रिक का चुनाव करेगी, यह उससे पहले नहीं सोचा था। इसलिए उसके पास तांत्रिकों की विस्तृत विद्या तैयार नहीं थी। उधर सील की दूसरी परत अभी तक नहीं टूटी थी। छठे दर्जे पर पहुंचने के बाद निया की जादुई प्रकृति रुक सी गई थी। चाहे जितनी भी साधना करे, आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं था। जैसे जालिम ने कहा था, पहली मोड़ टूटने से दबाव आया था, वैसे ही उसकी मोड़ से जुड़ा था। फिलहाल निया ने तांत्रिक की राह आगे बढ़ाने का विचार रोक दिया और शारीरिक साधना पर ध्यान देने लगी। लेकिन इतने कम समय में बैठ छठे दर्जे तक पहुंचना ही दुर्लभ था। अब इतने कम समय में शारीरिक साधना में उतनी प्रगति की उम्मीद करना पागलपन से कम नहीं था। इस बार जालिम ने उसे पहले जैसी कठोरता से नहीं दोहराया। जैसे जैसे परिवार की गाड़ियाँ लावा घाटी की गहराई में बढ़ती गई, चारों ओर तापमान भी चढ़ता गया। पानी की एक बूंद भी जमीन से छूटे ही भाप बन जाती थी। यहाँ के निम्न स्तर के दानव बेस्ट भी इस तपती हुई जगह पर आने की हिम्मत नहीं करते थे। गाड़ियों के अंदर बैठे लोग समझ रहे थे तापमान जितना बढ़ रहा है वे जटाइयों के ठिकाने की ओर उतने करीब बढ़ रही हैं। उधर शिवानी और आरवे की गाड़ी में बैठे थे। उनकी सेवा के लिए एक मध्यम आयु का सेवक मौजूद था। बाकी देव सेवकों को उस गाड़ी में ही छोड़ दिया गया था जिसमें आरव बैठना था। और कितना और समय लगेगा पहुंचने में? पूरा दिन गाड़ी में बैठे बैठे मेरा बदन टूट रहा और यह सूखा मांस अब और खाया तो यकीनन उल्टी हो जाएगी, शिवानी ने त्योरिया चढ़ाते हुए कहा। और गाड़ी की दीवार से टिक गई। वह जटायु परिवार के विशाल प्रांगण में आराम और ऐशों की जिंदगी जीने की आदत थी। इतनी लंबी और कठिन यात्रा के लिए उसने उसे बेचैन कर दिया।
अगर जटायु न होता तो संत महात्मा जी की कृपा पाने का अवसर न होता तो वह कभी भी इतनी मुश्किल सहने को तैयार न होती। लेकिन उसे क्या पता था जिस अग्नि की ओर वह बढ़ रही है वह केवल गर्मी ही नहीं, भाग्य की एक भयंकर परीक्षा भी साथ लेकर बैठी। और अगला मोड़ किसी एक की चाहत तो दूसरे के विनाश की शुरुआत बन सकता था। क्या होगा आगे कोई नहीं जानता था, लेकिन खतरनाक होने वाला था यह सबको पता था। क्योंकि जो जीव जगह पूरी जगह को इस तरह से जला सकता, स्नेह तहस नहस कर सकता, आखिरकार वह किसी के साथ क्यों ही पालतू जानवर बनकर रहेगा। आगे यह कहानी सुनने के लिए मेरे साथ बने रहिए और पढ़िए मेरी दिलचस्प कहानी को, और अच्छे अच्छे कमेंट करना और इसे लाइक और शेयर भी कर देना।